नाइन्थ क्लास के विद्यार्थियों को एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि आपके जनवरी मंथ का लगभग 11 दिन गुजर चुका है और इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम आने में लगभग समय जो बचा हुआ है दोस्तों वो 17 से 18 दिन बचा हुआ है। तो इतने कम समय में आप अभी कहाँ हो, आप अपने आप में एनालाइज करो, आप अपने आप में जांचो। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है तो हम आपके साथ हैं। हम लगातार आपके लिए वीडियोस पे वीडियोस, क्वेश्चन पे क्वेश्चंस ला रहे हैं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चंस दोस्तों अभी आपका जो टॉप 40 बीबीआई क्वेश्चंस हम साइंस से लेकर के आ गए हैं और मॉडल पेपर सीरीज चल रहा है, आप लोगों को मालूम ही है। प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है ये। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स सारा अपलोड कर दिया गया है। अब चल रहा है प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें से कल हमने मैथ्स का अपलोड किया प्रैक्टिस सेट 2। आज हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड किया जा रहा है, यानी कि लगभग हो ही चुका है ना। तो आप लोग अगर जुड़ गए हैं हमारे साथ तो लगातार अब मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपका तैयारी बेहतर हो, आप मजबूत हो जाओ, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपके अंदर दोस्तों एक अलग तरीके का जो है सो जुनून और आपके अंदर एक अलग तरीके से जो सो कॉन्फिडेंस और जो बोलते हैं ना एनर्जी पैदा हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप हमसे जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार से कमेंट कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना कैसे है, इसी वीडियो के मोर पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्लास 9 का दिखेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप अपने ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप में। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 6200230424, जहां हम लगातार आपके लिए वीडियोस, क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशंस शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 जो कि साइंस से है। क्लास 9 के नए बच्चों का वेलकम है और अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि लगातार आपके लिए जो भी मेहनत किया जा रहा है, वीडियोस लाया जा रहा है, ये मेरा मेहनत बेकार ना हो, आपको इसका लाभ मिल जाए। और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को दिल से थैंक्स, एंड जो बच्चे ऑलरेडी अपना सपोर्ट बनाए हैं उन सभी को थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। तो देखिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। सेट 2 हमारा है जो है सो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025, जो कि लगभग जो है दोस्तों हमारा 9th क्लास का 40 क्वेश्चंस में है ना। लगभग मैं 40 इसलिए कह रहा हूँ, लगभग नहीं प्रॉपरली 40 है। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु और डाउट नहीं है। आपके कुल प्रश्न दोस्तों आपके मालूम है कि एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 40 मार्क्स हो जाएगा टोटल क्वेश्चन मिला करके, है ना। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, भार, त्वरण एंड चाल। इसमें से सदिश राशि कौन नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाल। चाल दोस्तों आपका है सो सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है। ठीक है, जिनका आंसर 4 आ रहा है सभी बच्चे करेक्ट हैं, राइट हैं, वेरी गुड सभी को। सवाल नंबर 2 देख रहे हैं क्या है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है सरल रेखा, वक्र रेखा, वृत्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा होता है ना, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, चलिए सवाल में चलते हैं 3। देख रहे हैं 3 क्या है? ऑडोमीटर जो है सो मापता है। मैं बार बार देख रहा हूँ कि हर एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीटेड है ना, ऑडोमीटर मापता है। तो क्या है? चाल, दूरी, समय और औसत चाल। तो ऑडोमीटर दोस्तों नापता है जो है सो दूरी नापता है। क्या नापता है? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, और स्पीडोमीटर नापता है चाल। ठीक है, ऑडोमीटर दूरी नापता है और वही रहता है स्पीडोमीटर। क्या था? स्पीडोमीटर तो क्या मापता? वो मापता चाल, है ना, स्पीड मापता। चलिए सवाल नंबर 3 हो गया, जिनका आंसर 3 आ रहा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का जिनका आंसर 2 आ रहा था, यानी कि दूरी, डिस्टेंस, वो राइट हैं सभी बच्चे। चलिए सभी को वेरी गुड। सवाल नंबर चलते हैं 4। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का, कार्य का, त्वरण का और वेग का। तो दोस्तों बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, आप लोग को मालूम होगा, बार बार एक क्वेश्चन पढ़ाया गया आप लोग को, लाइव में पढ़ाया गया है ना। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर जो है सो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखते हैं, क्या निम्नलिखित में कौन सही है? कार्य इज इक्वल टू बल इंटू समय, और कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, कार्य इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 4 तो गलत है ही। तो कार्य इज इक्वल टू बल इंटू समय हो जाएगा, यानी कि आप लोग पता है W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। F इंटू एस यानी कि फोर्स, और S फोर क्या होता है? F इंटू एस ना। एक मिनट रुकेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, यानी कि अभी हमने बताया था ना फोर्स इज इक्वल टू होता है F इंटू एस। ठीक है, सॉरी वर्क ना, यहाँ पे क्या बोला गया? वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है। ठीक है, F इंटू एस, जिसमें से F हमारा होता है बल, फोर्स। ठीक है, और S से होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, S जो है स्टैंड है डिस्प्लेसमेंट के लिए और F स्टैंड है किसके लिए? बल के लिए। बल का मतलब फोर्स और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका जो है सो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ए रॉन्ग हो जाएगा, 3 रॉन्ग हो जाएगा और मतलब 1, 3 और 4 रॉन्ग हो जाएगा, 2 सही है। आइए सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है दोस्तों, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। ये हम आपको बार बार पढ़ा रहे हैं, हर्ट्ज है ना, और एग्जाम में आएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों, हर्ट्ज। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर हमारा 6 हो गया। 7 देखते हैं। 7 क्या है दोस्तों कि वायु में ध्वनि तरंगे है ना अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, असंत अनुप्रस्थ और असंत होती है, और कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्घ्य होती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंगे जो होती है ना वायु में वो होती है अनुदैर्घ्य। क्या होती है, अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये कल के आपके रेल टेस्ट में भी पूछा गया था, आप लोगों को मालूम है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल देख रहे हैं। तो सवाल नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 1। जिनका आंसर 1 आ रहा है, अनुदैर्घ्य तरंग राइट है। सही बच्चे, गुड, सबको गुड, वेरी गुड। आइए जल्दी करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, सवाल नंबर 8 देख रहे हैं क्या है कि आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य जो है सो लैम्डा है ना वाले तरंग की चाल को भी जो है सो दी जाती है। तो संबंध क्या होगा, ये भी आपके कल एग्जाम में पूछा गया था आपके रेल टेस्ट में, और बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हमने देख रखा है। हर एक पेपर में लगभग ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसलिए आप लोग जो है सो इसको याद कर लेंगे। तो आपको मालूम है कि इसका जो सही जो हो जाएगा ना, सही सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा पता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1। इसको बोलते हैं वेग, तरंग वेग भी बोल सकते हैं आप, तरंग की चाल है ना। तरंग की चाल बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो आपका इसका राइट कर लेंगे 1। जिनका 1 आ रहा है सही है, 2, 3, 4 रॉन्ग हो जाएगा। आइए सवाल देखते हैं जल्दी जल्दी दोस्तों। 9 नंबर है ना, क्या है कि श्रव ध्वनि का प्रास जो होता है वो क्या होता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। आपको पता है 20 से 20,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 है ना। ये सही है। आप लोग का ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, याद कर लेना है, एकदम दिमाग में रख लेना है, रट लेना है। आप जैसे करो आप इसको मतलब गलत करके नहीं आना एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, चलिए 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है सो इसका क्या जाएगा, ध्वनि प्रास, यानी कि हमारी जो कान के लिए जो होती है ना श्रव सीमा होती है ये। ठीक है, मतलब सुनने की शक्ति, सुनने की सीमा, इसके बाहर सुनेंगे तो हम लोग बहरा हो सकते हैं, कान का पर्दा फट सकता है। ठीक है, यानी कि न्यूनतम 20 और अधिकतम 20,000, यही हमारा श्रव प्रास है। ठीक है, ऑडिबल रेंज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आइए सवाल नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, मास ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, 6 × 6 × 10⁻22 kg और 6 × 6.6, ये पॉइंट था, 6.6 × 10⁻24 kg और 6.0 × 10⁻24 kg और 5.6 × 10⁻24 पावर जो है kg है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना दोस्तों, हो जाएगा क्या पता है, 6 × 10⁻24 kg, यानी कि 6.0 × 10⁻24 kg। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग इसका है सो रट लेंगे 3। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सवाल नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या है कि पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार जो है सो है ना क्या होगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, यानी कि 0, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपको बताइए। तो आपको याद रखना दोस्तों कि आपका यहाँ पे जो है ना पृथ्वी पर जो है सो अगर आप बोले केंद्र पर अगर भार निकालना है ना, तो आपको पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, m × g। ठीक है, और पता है भार को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट इज इक्वल टू m × g। ठीक है, तो आपको पता है मास दिया हुआ 20 kg, ठीक है, बालक का, और गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना पृथ्वी के केंद्र पर होता है 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका यहाँ पे g का मान होगा 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 20 × 0 यानी कि 0, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। केंद्र पर सदैव 0 जो है सो लगता है, 0 न्यूटन पर लगता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे 20 × 0 करके 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, और अगर ABCD है तो A सही हो जाएगा, बाकी रॉन्ग है। ठीक है, और वही क्वेश्चन रहता है इसमें कि पृथ्वी के सतह पर अगर बल लगाता है तो पता है कि पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है पता है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, या कभी कभी 10 न्यूटन भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, 20 गुना, यानी कि भार बराबर क्या करते हैं, m × g होता है, तो m गुना होता है 20 में, और g होता मतलब 10, यानी कि 200 न्यूटन आता। अगर सतह बोलता, अगर केंद्र ना करके सतह बोलता ना, सतह तो आता क्या 200 न्यूटन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है केंद्र, तो पृथ्वी है मान लीजिए ये, और पृथ्वी पे केंद्र पे हमेशा जो है मान क्या होता है, 0 न्यूटन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 20 × 0। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है कि दाब ब्लैंक राशि है। दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि की सदिश राशि की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो दाब जो है ना दोस्तों एक अदिश राशि है। क्या है, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।
सवाल नंबर देखते हैं 13 क्या है। जड़त्व का गुण जो होता है कि प्रत्येक वस्तु में होता है कि किसी वस्तु में होता है कि किसी भी वस्तु में नहीं होता है कि केवल गतिशील वस्तु में होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ना प्रत्येक वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में और किसी वस्तु में नहीं और केवल गतिशील वस्तु में। हालांकि इसका अगर बेटर एक्सपेरिमेंट देखें तो गतिशील वस्तु में नहीं रहता है, लेकिन पूरे वस्तु में प्रत्येक वस्तु में जो है सो जड़त्व का गुण जो है सो पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 हो गया। 14 चलते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, एकदम जल्दी जल्दी हम बोलेंगे। हाँ, आप लोग सुनिएगा गौर से। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस और द्रव और गैस। तो पता है कि अगर अणुओं की ऊर्जा सबसे कम देखा जाए ना तो वो होती है ठोस में, ठीक है। किसमें होती है? ठोस में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और वही पूछता है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अगर सबसे कम को नहीं कह करके अधिक बोलता तो क्या होता है आप लोग का ये पता है? गैस में। यानी कि गैस में अणु काफ़ी तेज़ गति करते हैं, इसलिए सबसे अधिक गति करने की जो ऊर्जा है ना वो गैस में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है दोस्तों? ठोस में। क्योंकि ठोस में सभी पदार्थ के कण जो होते हैं ना, अणु जो होते हैं वो सिकुड़े होते हैं, एक दूसरे को वो आकर्षित किए होते हैं, एक दूसरे को पकड़े होते हैं, तो उसमें कम ऊर्जा होती है, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 15 क्या दिख रहे हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर जो होता है वो क्या होता है? 163 केल्विन और 283 केल्विन, 10 केल्विन और 186 केल्विन। तो आप देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन जो है सो के में है, तो के इक्वल टू क्या था दोस्तों पता है आपको? C + 273 होता है। C + 273 है ना, तो आपको C दिया कितना? C दिया हुआ 10 कर दीजिए प्लस 273 हो गया, यानी कि कुल मिला कितना हो गया? तो 283 है ना, केल्विन आ गया। 283 केल्विन। 283 केल्विन कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 है। इनका आंसर 2 आ रहा है। सभी बच्चे राइट है, सभी को गुड, वेरी गुड। आइए सवाल नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो घनत्व, आकार, आयतन और द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? मतलब जिसका जो है सो इनडेफिनेट शेप है, कोई आकार उकार नहीं होता है। तो पता है क्या होता है वो द्रव में जो है सो सबसे अगर बात करें तो आकार है ना, द्रव का आकार। अगर आप बोतल में रखोगे तो बोतल की तरह दिखेगा, गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह दिखेगा, और द्रव को अगर रखेंगे हम लोग बाल्टी में तो बाल्टी की तरह दिखेगा। मतलब जिस भी बर्तन में रखेंगे, जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो वैसा आकार ले लेगा। तो ये आकार क्या होता है? इसका अनिश्चित है। बाकी द्रव्यमान तो रहेगा। अगर मान लो कि 1 लीटर का मान लो कोई है द्रव, तो 1 लीटर रहेगा, आयतन भी वही रहेगा, घनत्व भी वही रहेगा, लेकिन ये आकार नहीं रहेगा। आकार का कोई आकार नहीं होता है इसमें। मतलब सिंपल बात बोले तो द्रव का कोई आकार नहीं होता है ना। सवाल नंबर 16 हो गया। 17 चलते हैं 17 जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो H2O, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यानी कि 2:1 का रेशियो। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, आप लोगों को मालूम है। तो जल में जो है सो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात जो होते हैं वो 2:1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होता है। मतलब आप लोगों को मालूम होगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1, 3 और 2 रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 18 क्या है। 18 में देख रहे हैं क्या है कि क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आपको क्लोरीन गिनना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। 5 हो गया। क्लोरीन, नियान, क्लोरीन आ गया कितना नंबर पे? 6 नंबर पे ना। अच्छा, फ्लोरीन होता है। फिर से पढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आई थिंक आता है 17 नंबर पे, है ना। 17 में आता है क्लोरीन। थोड़ा सा गिनिएगा बढ़िया से आप लोग, ठीक है। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, यानी कि इसका होगा के में 2, के में जाएगा 2, एल में जाएगा 8। 1 मिनट। के में जाएगा 2, एल में जाएगा 8, 10 हो गया, और एम में जाएगा 7, है ना। यानी कि 2, 8, 7, 2, 8, 10 हो गया, और 7, 17 हो गया। 2, 8, 7 कहाँ है दोस्तों? 2, 8, 7, 2, 8, 7, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 में है। 2, 8, 7 यही आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, है ना। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 19 क्या है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण और न्यूटन की अलग अलग संख्या और भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या समान बल्कि ये होता है, और जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, यानी कि न्यूटन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3 हो जाएगा सही, जिनका आंसर 3 आ रहा है सही है। सवाल नंबर चलते हैं 20 देख रहे हैं क्या कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है सो क्या होगा?
तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी है ना भार, जब भी मतलब द्रव्यमान पूछता है तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं मास, मास इज इक्वल टू, तो न्यूटन की संख्या होता है प्लस प्रोटॉन की संख्या होता है ना। तो न्यूटन कितना है दोस्तों 18 है और प्रोटॉन कितना है 17 है, जोड़ दें है ना, हो जाएगा 35। तो 35 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, तत्व का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 35 ग्राम। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 21 में देख पा रहे हैं क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण जो है सो नहीं होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि बी। जिनका आंसर 2 आ रहा है सही है, सही बच्चों को गुड। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है अबर वाले यानी कि सैटरडे वाले जो वीकली टेस्ट हुआ था ना उसमें भी ये सवाल था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन में ही दोस्तों न्यूटन नहीं पाया जाता है ना, ये न्यूटन होता ही नहीं है। आइए सवाल नंबर चलते 42 नहीं 22। किनाल किरणें किसका किरण पुंज है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्रोटॉन। ये भी क्वेश्चन है सो रिपीटेड है और ये हम लोग है सो कल के पेपर में भी देखे थे है ना, वीकली टेस्ट वाला पेपर में ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो किनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो प्रोटॉन का है। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखते हैं 23 में क्या है कि अतिचारण का संबंध है किससे, मृदा अपरदन से और वर्षा से और चट्टानों के अपक्षय से और जल जमाव से। तो अतिचारण का मतलब है मृदा अपरदन से। ठीक है, ज़्यादा जानवर को अगर चराया जाता है घास तो ज़मीन का जो होता है मृदा मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता है ना, तो मृदा अपरदन से इसका संबंध है। ठीक है, अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग। सवाल नंबर चलते हैं 24 का आंसर परे हम लोग 23 का आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिनका ए आ रहा था 1 आ रहा था, सही है। चलिए 24 में चलते हैं जल्दी। पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, तो 70%, 20% और 50% एंड 40%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 70%। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो है सो 70% जल पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 24 का ए हो जाएगा यानी कि 1, जिनका आंसर आ रहा है 70% ए 1 उनका राइट है, सभी लोग को गुड। आइए सवाल नंबर देखते हैं 25 क्या है कि अवगाद्रो संख्या का मान जो होता है वो क्या होता है, 6.022 गुना 10⁻23 और 6.022 गुना 10⁻23 और 6.022 10⁻32 और 6.022 10⁻40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनका आंसर आ रहा है 1 राइट है, 6.022 इंटू 10⁻23 सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आप इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट में आप लोग जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। चलिए सवाल नंबर 26। वीडियो खत्म होने के बाद आप इसका मेन कमेंट में आंसर करेंगे। लाइव चैट में करेंगे, लाइव चैट में हम देख रहे हैं लेकिन हम इसको कंफर्म करेंगे आप लोग का आंसर को मेन कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 27 है। देखते हैं क्या है कि पेचिस का रोग कारक जीव है क्या, जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रजीव। तो दोस्तों याद रखिएगा पेचिस का प्रजीव है। ठीक है, पेचिस का प्रजीव है सो रोग कारक जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पेचिस का स्पेलिंग पी से है। ठीक है, प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में प्रजीव। सवाल नंबर 28 देख रहे हैं क्या है कि एक संक्रामक रोग है क्या, हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग और हैजा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हैजा बोलते हैं कॉलेरा। हैजा जो है सो दोस्तों एक संक्रामक रोग है, बोल सकते हैं इसको कि इन्फेक्टियस रोग है। ठीक है, इन्फेक्टिव डिसीज, इसको ये फैलता है बहुत तेज़ी से लोगों में। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29 चलते हैं। 29 में क्या है, आत्महत्या का थैला जो है सो कहलाता है कौन। ये भी क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिएगा नंबर के साथ। ठीक है, 29 का नंबर के साथ आंसर कीजिएगा कमेंट में। ये वीडियो के खत्म होने के बाद आपका मेन जो रहेगा ना कमेंट बॉक्स उसमें कीजिएगा। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोग आंसर को वेरीफाई करूँगा आप राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, चलिए 29 नंबर हमने दिया था आपको होमवर्क और एक दिया था क्या, एक दिया था आपको 26 नंबर है ना, 26 नंबर यानी कि 26 और 29 आपका है सो होमवर्क है। 26 एंड 29 26 27। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 30। पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों, टोनाप्लास्ट और
क्या है, डिक्टियोसोम और प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है उससे पहले क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी कवच है बोल सकते हैं पौधा का, है ना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 सही। जिनका आंसर कोशिका भित्ति यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी आ रहा है राइट है, समझे, जिनका आंसर आ रहा है 4 कहने का मतलब राइट है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है और थोड़ा दिक्कत आता है इसको अपलोड करने में, है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आप लोग इसको सुनेंगे गौर से। आइए सवाल नंबर चलता है 31 में क्या है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन जो है सो क्या है, 100x, 1000x, 20,000x एंड 2,00,000x। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 1000x आवर्धन इसका है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 32, जल्दी जल्दी करेंगे कंप्लीट। कोशिका का बिजली घर क्या है दोस्तों, ये भी सवाल आप लोग का होमवर्क है, यानी कि 26, 29 फिर 32, है ना, 26 था कि नहीं था, हाँ 29 भी है 26 भी है, जी हाँ 26, 29, 32 ये आपका होमवर्क है, कमेंट में करेंगे आप लोग आंसर। कोशिका का बिजली घर जो है सो इसमें है सो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण और लवक और राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 33, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, रिक्तिका को और तारक काय को, हरित लवक को और गुणसूत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 3 यानी कि सी, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पौधों का किचन होता है ना, किचन ऑफ द प्लांट सेल। चलिए सवाल नंबर 33 भी ओवर हो गया, जल्दी जल्दी, है ना। आप चलते हैं 34 है, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामकरण किया, है ना, पुरकिंजे और रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुरकिंजे, ठीक है। पुरकिंजे जो है सो वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म को का नामांकन, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 35 में देख रहे हैं क्या है कि किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, संवहन उत्तक और पार्श्व विभोजोत्तक और शीर्ष विभोजोत्तक और दृढ़ उत्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पार्श्व विभोजोत्तक, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। चलिए मेरिस्टेम ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि बी, पार्श्व विभोजोत्तक जो है सो हर वर्ष पौधों में जो है सो क्या करते हैं, वार्षिक वलय तैयार करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से मात्र 5 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आइए सवाल नंबर देखते हैं 36 क्या है कि ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, फ्लोएम में और वसीय उत्तकों में या फिर पेशियों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जाइलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं जाइलम में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर लेंगे 1, आप लोग याद भी करते चलेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का मैं PDF है सो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन का आप लोग जो है सो एक सीरीज बोल सकते हैं, जितना भी मैं PDF शेयर कर रहा हूँ आपके ग्रुप में वो सारे क्वेश्चन को आप लोग फिर से करेंगे रिवाइज, ठीक है। एग्जाम से पहले एक बार सारे देख लेंगे, रिविजन हो जाएगा बढ़िया। और मैं कहूँगा कि रिविजन करने के लिए आप दोबारा समय ना देंगे, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पर आप रिविजन कर ले फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। ज़्यादा अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार फिर समय निकाल लें मेरे द्वारा भेजे गए वीडियोस को पढ़ने के लिए, है ना। बाकी आंसर तो मैं यहाँ करा ही रहा हूँ, और बाकी दोस्तों फिर भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 37 क्या है कि मूंगफली और बादाम के छिलके में पाए जाते हैं क्या, हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्थान और स्केलेटिड्स और चालनी पट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या 4, है ना, चालनी पट, यानी कि क्या है, सी प्लेट्स। सवाल नंबर हमारा जो है 37 भी हो गया कंप्लीट। आइए 38 चलते हैं जल्दी जल्दी। 38 का क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, संवहन उत्तक, विभोजोत्तक, शीर्ष विभोजोत्तक और अंतर्वेशी विभोजोत्तक। दोस्तों आपको पता है कंडक्टिंग टिश्यू को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, यानी कि संवहन उत्तक। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या करते हैं, प्रवाह करने का काम करते हैं, जल प्रवाह का और भोजन प्रवाह का, है ना, यानी कि संवहन उत्तक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए राइट है, इनका आंसर 1 आ रहा है, राइट है। आइए चलते हैं 39 फिर 40 खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी, है ना। क्या है, रंध्र के काम जो है सो रंध्र के क्या कार्य है, रंध्र का काम क्या है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान करना कि वाष्पोत्सर्जन करना कि ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों, ठीक है। रंध्र का काम क्या है, गैस का आदान प्रदान भी करता है वो, और क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का भी उत्सर्जन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा 40, वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, एपिथेलियम और वसीय उत्तक और पेरेन्काइमा और तंत्रिका उत्तक। तो आपको पता है कि हमारे शरीर में वसीय उत्तक जो होता है यही क्या करता है, हमारे अंदर शरीर में वसा का संचय करता है, ठीक है।
इसको एडी पोस्ट इशू भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी पोस्ट इशू। दोस्तों यही हमारे करीब 40 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और बार बार मैं लगातार अभी सेट्स वाइज आपके मॉडल पेपर सीरीज़ को चला रहा हूँ। आप लोग जो है सो रेगुलरली हमारे चैनल पे एक्टिव रहें, क्वेश्चंस लगातार आपके लिए बनाई जा रही है, वीडियोज़ डाली जा रही है, आप लोग उसको देखें समझें और अपना जो है सो तैयारी को और अच्छा से जो है सो करें, है ना। हम आपसे यही कहेंगे कि आपसे अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, यही आपसे उम्मीदें हैं मेरी। बाकी सभी को अपना मेहनत करना है और आपका 100% जो है सो हमारे साथ देना है ना। बाकी दोस्तों मेरे साथ साथ पढ़ने के अलावे आप घर में भी पढ़ाई करें, है ना। बाकी सभी समझदार हैं आप सभी बच्चे, ये सभी बच्चों को थैंक यू एंड सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार। मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।